एक ऐसे बहुत ही रोमांचक क्रिकेट मैच की कल्पना कीजिए जहां टीवी पर बैठे कमेंटेटर्स चीख चीख कर दावा कर रहे हो कि भाई एक टीम पूरी तरह से हार रही है। बिल्कुल, जैसे उनके खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग रहे हों। हाँ, और दूसरी टीम बस कुछ ही पलों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। लेकिन जब उसी वक्त खिड़की से बाहर सीधे मैदान की तरफ देखा जाए ना, तो स्कोरबोर्ड और खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बयां कर रही होती है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। एकदम। टीवी स्क्रीन पर जो नैरेटिव बनाया जाता है और जमीन पर जो असलियत होती है, उन दोनों में कई बार ऐसा ही जमीन आसमान का अंतर होता है। और भारत की राजनीति में भी अक्सर ऐसा ही होता है। और जब बात पश्चिम बंगाल की हो तो ये अंतर सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। सही कहा। और हमारी आज की इस गहन पड़ताल में, यानी इस डीप डाइव में, हम इसी मुद्दे को समझेंगे। क्योंकि अगर हम अभी अप्रैल 2026 के इस ताज़ा राजनीतिक माहौल को देखें ना, तो ये स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट होकर उभर रही है। पश्चिम बंगाल इस वक्त फिर से एक बड़े राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। बिल्कुल। एक तरफ तो वो 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का भारी विवाद है। हाँ, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है जमीन पर। राष्ट्रीय स्तर से तो मौजूदा सरकार को निर्माण सरकार कहने जैसी बहुत आक्रामक बयानबाजी हो रही है। और दूसरी तरफ वो हुमायूं कबीर का एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो, मतलब उसने तो एक नया डिजिटल भूचाल ही ला दिया है। सही बात है। और इन तमाम घटनाओं और शोरगुल के बीच एक सवाल जो हर तरफ गूंज रहा है वो ये कि क्या सच में ममता बनर्जी का गढ़ हिल रहा है, या फिर ये भी बस एक नैरेटिव और जमीनी हकीकत के बीच का टकराव है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी बड़े सवाल की पड़ताल करना है। बिल्कुल। हम दिल्ली के टीवी स्टूडियो वाले शोरगुल से हटकर थोड़ी जमीनी हकीकत को डिकोड करेंगे आज। हाँ, और इसके लिए हमारे पास आज ऐतिहासिक दस्तावेजों से लेकर जमीनी रिपोर्ट और डेटा आधारित विश्लेषण का एक पूरा बंडल है। मतलब हमारे पास विकिपीडिया के विस्तृत लेख हैं, द फेडरल की ताज़ा रिपोर्टें हैं, पीपल्स पल्स की गहरी ग्राउंड रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स का चुनावी डेटा है, और शलाक्षर पर एक अप्रवासी भारतीय का ब्लॉग भी है। और मजे की बात यह है कि ये सारे स्रोत एक ही रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। पर यहाँ न एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें वामपंथी, दक्षिणपंथी और क्षेत्रीय हर तरह के राजनीतिक दलों के तीखे दावे और आरोप शामिल हैं। तो हमारा काम यहाँ किसी भी विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हम बस इन दस्तावेजों के आधार पर उन रणनीतियों और जमीनी मनोविज्ञान का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जो बंगाल की असली तस्वीर बनाते हैं। सही बात है। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं कि मीडिया का नैरेटिव और जमीनी हकीकत इतने अलग क्यों होते हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया की इन भविष्यवाणियों को डिकोड करने के लिए हमें 2019 के उस दौर में लौटना होगा। हाँ, जहां से इस पूरी लड़ाई का नया अध्याय शुरू हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। बिल्कुल, जब बीजेपी ने वहां 18 सीटें जीती। हाँ, और जब वो 18 सीटें जीती ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह मान लिया गया कि बस अब उन्होंने बंगाल में सत्ता का दरवाजा खोल लिया है। इसके बाद जो राजनीतिक अभियान शुरू हुआ वो अभूतपूर्व था। मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो रैलियों की झड़ी लगा दी थी वहां। एकदम। और उनका पूरा अभियान राष्ट्रीय स्तर के हिंदुत्व, ध्रुवीकरण और जय श्री राम के आक्रामक नारे पर आधारित था। उनका मानना था कि वही जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश या हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में काम कर रहा है वही बंगाल में भी काम कर जाएगा। लेकिन टीएमसी ने इस राष्ट्रीय नैरेटिव के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी की जिसने पूरी बिसात ही पलट दी, और वो थी क्षेत्रीय अस्मिता, यानी बंगाली पहचान की दीवार। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये तो मुझे ना बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी अरबों डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनी किसी गांव में अपना नया प्रोडक्ट बेचने आए, लेकिन उसका विज्ञापन ऐसी भाषा में हो जो वहां कोई समझता ही ना हो। बहुत सटीक उदाहरण है ये। और जो एनआरआई ब्लॉगर का लेख है हमारे पास, उसने भी यही पॉइंट उठाया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता जब बंगाल आते थे तो उनके भाषणों और स्थानीय जनता के बीच ना भाषा की एक बहुत बड़ी खाई होती थी। हाँ, क्योंकि ग्रामीण बंगाल में अधिकांश लोग हिंदी नहीं समझते। बिल्कुल। तो वहां इन बड़े नेताओं के संदेश का कोई भावनात्मक असर नहीं हो रहा था। यहां तक कि दाढ़ी बढ़ाकर रविंद्रनाथ टैगोर जैसी वेशभूषा अपनाने की जो कोशिशें हुई वो भी स्थानीय लोगों को कुछ खास स्वाभाविक नहीं लगी। मतलब उल्टा असर हो गया। इन चीजों ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि ये नेता उनके अपने नहीं हैं, बल्कि बाहरी हैं,
आउटसाइडर हैं। और इसी बाहरी होने के एहसास को टीएमसी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। प्रशांत किशोर की रणनीति। एकदम। उनकी चुनावी रणनीति के तहत उन्होंने बहुत ही आक्रामक रूप से बंगाली पहचान को सामने रखा। जॉय बांग्ला, खेला होबे और सबसे महत्वपूर्ण नारा जो था, बांग्ला निजेर मैये के चाय, जिसका मतलब है बंगाल अपनी ही बेटी को चाहता है। हाँ, और देखिए, अगर हम बंगाल के समाज को ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये समाज वामपंथी विचारधारा और बंगाल पुनर्जागरण, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनके विचारों से बहुत गहराई से प्रभावित रहा है। तो वहां धर्म वाला एंगल काम नहीं आया? बिल्कुल नहीं। यहाँ की सांस्कृतिक नींव में धार्मिक ध्रुवीकरण उतनी आसानी से जगह नहीं बना पाता जितनी आसानी से भाषाई और सांस्कृतिक गौरव बना लेता है। और ये जो बंगाल की बेटी वाला नारा था ना, इसका मनोविज्ञान समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, बताइए। मतलब दीदी शब्द में एक तरह का पारिवारिक अधिकार होता है। लोग अपनी बड़ी बहन से शिकायत कर सकते हैं, उस पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बाहर वाला उस बहन पर हमला करता है ना, तो पूरा परिवार उसके बचाव में खड़ा हो जाता है। सही बात है। समाज अपनी बेटी के प्रति एक सुरक्षात्मक भावना रखता है। बिल्कुल। और जब बाहर से आए इतने सारे राष्ट्रीय नेता एक अकेली महिला नेता पर आक्रामक हमले कर रहे थे, और वो भी तब जब वो नंदीग्राम ने चोटिल होने के बाद व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रही थी। वो छवि बहुत शक्तिशाली थी। भंगा पाया खेला होबे, यानी टूटे पैर से खेल होगा। हाँ, उस छवि ने उन्हें एक योद्धा बना दिया। बाहरी बनाम स्थानी की इस पूरी बहस ने लोगों के सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें टीएमसी के पक्ष में एकजुट कर दिया। अस्मिता का ये कार्ड बहुत मजबूत था, जिसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन केवल भावनात्मक नारों से चुनाव नहीं जीते जाते। हमारे स्रोत एक और बहुत बड़ी और गंभीर सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता। वो क्या? वो थी सत्ता विरोधी लहर, या जिसे हम भयंकर एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। अच्छा। पीपल्स पल्स की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जमीनी स्तर पर टीएमसी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ लोगों में भयंकर गुस्सा उबल रहा था। हाँ। 10 साल सत्ता में रहने के बाद पंचायत स्तर के कई नेता लोगों की नजर में बहुत भ्रष्ट और अहंकारी हो चुके थे। हाँ। मुझे याद है, रिपोर्ट में एक जगह जिक्र है कि हर नुक्कड़ पर पीडब्ल्यूडी के नए साइन बोर्ड तो लगे थे, लेकिन उनके नीचे की सड़कें पूरी तरह टूटी हुई थी। बिल्कुल। भ्रष्टाचार इस कदर फैल चुका था कि इसे कट मनी का नाम दिया गया, यानी हर सरकारी काम में घूसखोरी। और हालत तो ये हो गई थी कि खुद ममता बनर्जी को एक सार्वजनिक मंच से अपने ही नेताओं को डांटते हुए वो कट मनी वापस करने का आदेश देना पड़ा था। एकदम सही। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। कैसे? मतलब अगर जमीन पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था, स्थानीय नेताओं के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा था, तो सिर्फ पैसे वापस करने के आदेश या माफी मांगने भर से जनता ने उसी पार्टी को इतनी बड़ी जीत कैसे दे दी? ये गणित तो समझ में नहीं आता। और यहीं पर ना राजनीति का असली प्रबंधन या एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आता है। देखिए, ममता बनर्जी ये बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि पार्टी का निचला कैडर और बिचौलिए ये सरकार और जनता के बीच एक दीवार बन गए। अगर वो उसी कैडर के भरोसे चुनाव लड़ती तो हारता ही थी। इसलिए उन्होंने सिस्टम को बाईपास करने का एक तरीका निकाला। अच्छा, क्या था वो तरीका? वो था दुआरे सरकार कार्यक्रम, जिसका मतलब है दरवाजे पर सरकार। इसका सीधा मतलब ये था कि अब लोगों को किसी योजना का लाभ लेने के लिए स्थानीय नेता के घर के चक्कर नहीं काटने होंगे या उसे कोई कट मनी नहीं देनी होगी। मतलब सरकार सीधे आपके मोहल्ले में कैंप लगाएगी? बिल्कुल, कैंप लगाएगी और लाभ सीधे आपके बैंक खाते में जाएगा। ये तो पूरी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। बिचौलियों का खेल खत्म। एकदम खत्म। और इसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला महिलाओं पर। कन्याश्री, रूपश्री और सबसे महत्वपूर्ण लकीर भंडार जैसी योजनाओं ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। लकीर भंडार के तहत तो महिलाओं के बैंक खाते में सीधे नकद सहायता पहुंचने लगी थी ना? हाँ बिल्कुल। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राज्य की लगभग 49% महिला मतदाताओं ने इन कल्याणकारी योजनाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सीधे और ठोस सहारे के रूप में देखा। ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। अब इसे ना एक साधारण ग्रामीण परिवार के नजरिए से देखिए। जब घर के सामने की सड़क टूटी हो तो गुस्सा आता है। बिल्कुल आता है। लेकिन जब उसी वक्त कोविड के बाद की आर्थिक तंगी के बीच बिना किसी नेता की सिफारिश के आपके बैंक खाते में हर महीने सरकार से सीधे पैसे आ रहे हों, तो वोटिंग के समय प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यह बहुत ही बारीक आर्थिक मनोविज्ञान है, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार सीधे पैसे दे रही थी
और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के स्तर पर महंगाई बढ़ रही थी। एकदम सही पॉइंट पकड़ो आपने। मतलब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सिलेंडर की कीमतें लगातार ऊपर जा रही थी उस वक्त। तो जो गुस्सा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार पे निकलना था, वो महंगाई के कारण केंद्र सरकार की तरफ मुड़ गया। बिल्कुल। महिलाओं ने देखा कि भाई दिल्ली की सरकार उनका खर्च बढ़ा रही है और राज्य की सरकारों ने उस खर्च से निपटने के लिए नकद मदद दे रही हैं। ये सीधा सा लॉजिक था जिसने महिला वोट बैंक को टीएमसी के साथ फेविकॉल की तरह चिपका दिया। सही कहा, कल्याणकारी योजनाओं ने महिलाओं का भरोसा तो जीत लिया, लेकिन बंगाल की राजनीति में चुनाव सिर्फ योजनाओं और भरोसे पर नहीं जीते जाते। फिर और क्या फैक्टर था? एक और बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई है जो इस पूरे जमीनी नैरेटिव को कंट्रोल करती है, और वो है राजनीतिक हिंसा और कैडर का खौफ। तो मैं पॉलिटिकल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल पर जो विस्तृत अध्ययन हमारे स्रोतों में है, वो स्पष्ट करता है कि यूपी या बिहार की तरह ना बंगाल में हिंसा जाति या धर्म के आधार पर नहीं होती। तो किस आधार पर होती है? यहाँ खून, पार्टी के प्रति वफादारी और राजनीतिक जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए बहता है। ओहो, 2018 के पंचायत चुनावों के आंकड़े इस बात का सबसे खौफनाक सबूत है शायद। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त भारी हिंसा हुई और 34% सीटों पर टीएमसी बिना किसी विरोध के यानी निर्विरोध चुनाव जीत गई। सोचिए, 34%। मतलब अगर 1/3 सीटों पर कोई विपक्षी उम्मीदवार पर्चा तक न भर पाए तो इसे जनता का समर्थन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये सीधे तौर पर सिस्टम को हाईजैक करने और जमीन पर एक ऐसा खौफ पैदा करने जैसा था जिसने एक अलग ही तरह की नफरत और सत्ता विरोधी लहर को जन्म दिया। और इसी खौफ ने बंगाल की राजनीति में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बदलाव किया जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। क्या बदलाव? वामपंथी दल जो दशकों तक बंगाल की सत्ता में रहे और जो दक्षिणपंथी विचारधारा के सबसे कट्टर विरोधी माने जाते हैं, उनका पूरा का पूरा जमीनी कैडर और वोटर अचानक बीजेपी की तरफ खिसक गया। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, पीपल्स पल्स की रिपोर्ट एक नारे का जिक्र करती है जो उस दौरान जमीन पर बहुत लोकप्रिय हुआ था, आगे राम पौरे बाम, यानी पहले बीजेपी फिर लेफ्ट। ये तो मतलब किसी भी राजनीतिक छात्र के लिए सबसे बड़ा विरोधाभास है, एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल है। जो लोग जीवन भर लाल झंडा लेके पूंजीवाद और दक्षिणपंथ के खिलाफ लड़े, वो अचानक जय श्री राम के नारे कैसे लगाने लगे? वामपंथी जो वैचारिक रूप से इतने कट्टर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा से इतना बड़ा समझौता कैसे कर लिया? देखिए, इसका जवाब ना विचारधारा में नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बचाने की छटपटाहट में छिपा है। वामपंथी मतदाता और निचले स्तर के कार्यकर्ता टीएमसी की उसी राजनीतिक हिंसा का सीधा शिकार हो रहे थे जिसका जिक्र हमने अभी किया। तो जाहिर है, जब उन्होंने देखा कि उनके अपने बड़े नेता टीवी डिबेट्स में तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जब उनके घरों पर हमले हो रहे हैं तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें बचाने में पूरी तरह असमर्थ है। जाहिर है, जब आपके सामने शारीरिक सुरक्षा का संकट हो तो किताबें और विचारधारा काम नहीं आती, आपको बस एक ढाल चाहिए होती है। एकदम सही। और जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंगाल में एक आक्रामक रवैया अपनाया और एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का प्रदर्शन किया, तो इन खौफजदा वामपंथी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में एक रक्षक नजर आया। तो उन्हें लगा कि केवल यही पार्टी टीएमसी के कैडर का मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल, ये विचारधारा का नहीं बल्कि सुरक्षा और टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने की हताशा का चुनाव था। मतलब ये पूरी तरह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली थियरी है। हाँ, और सिर्फ वामपंथी नहीं, हमारे स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि नमो शूद्र दलितों और मतुआ समुदाय के मामले में भी बीजेपी ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत काम किया था। वो सीए वाला मुद्दा। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह का वो मशहूर क्रोनोलॉजी वाला बयान याद है कि पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए आएगा और उसके बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी आएगा। हाँ, बिल्कुल याद है। तो इसने शरणार्थी समुदायों के बीच एक गहरी उम्मीद और ध्रुवीकरण पैदा किया, और यहीं पर ना वामपंथी नेतृत्व से एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। कैसी चूक? ये उनके लिए एक ऐसा आत्मघाती कदम था जहां उन्होंने अपने सैद्धांतिक उसूल तो बचा लिए, लेकिन जमीन पूरी तरह खो दी। जब वामपंथी नेताओं ने वैचारिक आधार पर सीए और एनआरसी का विरोध करने के लिए टीएमसी के साथ मंच साझा किया, तो उनका बचा खुचा जमीनी समर्थक भी उनसे पूरी तरह कट गया। क्योंकि जमीन पर उनका वही दलित और शरणार्थी समर्थक सीए का फायदा चाहता था। बिल्कुल, या फिर वो टीएमसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। वामपंथियों ने दिल्ली की राजनीति के हिसाब से अपनी वैचारिक शुद्धता तो दिखा दी, लेकिन जमीन पर वे पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए। उनका वोट शेयर गिरकर 1 अंक में सिमट गया। बाप रे! तो अगर हम
इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखें तो जमीन पर हालात कुछ ऐसे थे कि भ्रष्टाचार को लेकर भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी, वामपंथी और कांग्रेस का वोटर थोक के भाव बीजेपी में खिसक रहा था, टीएमसी के बड़े बड़े नेता सुवेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे लोग रोज पार्टी छोड़कर जा रहे थे। हाँ, सब जा रहे थे। इतना सब होने के बावजूद नतीजे इतने एक तरफा टीएमसी के पक्ष में कैसे आए? मतलब क्या राष्ट्रीय मीडिया उस वक्त जमीनी हकीकत को देखने में पूरी तरह अंधा हो चुका था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि राष्ट्रीय टीवी चैनलों ने तो लगभग ये घोषित ही कर दिया था कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं और बीजेपी 200 पार जा रही है। और यहीं पर मीडिया के भ्रम और जमीनी हकीकत के बीच का फासला सबसे ज्यादा चौड़ा नजर आता है। जो एनआरआई ब्लॉगर हैं, उन्होंने अपने विश्लेषण में इस पर बहुत तीखी टिप्पणी की है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने लिखा है कि जहां दिल्ली में बैठे एंकर बड़े नेताओं के दल बदल को टीएमसी के डूबते जहाज के रूप में पेश कर रहे थे, वहीं यूट्यूब पर काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों की कहानी बिल्कुल अलग थी। मुख्यधारा का मीडिया हेलीकॉप्टर शॉट दिखा रहा था, जबकि स्वतंत्र पत्रकार पगडंडियों कर चल रहे थे। हाँ, मैंने देखा था। उन स्वतंत्र पत्रकारों ने बिना किसी भारी भरकम क्रू के बस एक कैमरा लेकर बंगाल के सुदूर गांव का दौरा किया था। बिल्कुल। और वहां की जो तस्वीरें सामने आईं वो तो बहुत चौंकाने वाली थीं। वहां आम लोग बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव के कैमरे के सामने टीएमसी की उन कल्याणकारी योजनाओं के फायदे गिना रहे थे। वे साफ कह रहे थे कि उन्हें कोई नया सोनार बांग्ला नहीं चाहिए, उन्हें बस उनका लखीर भंडार और द्वारे सरकार चाहिए, जो उनका वर्तमान सुरक्षित कर रहा है। हाँ, मीडिया केवल नेताओं के पीछे भाग रहा था, जबकि आम वोटर चुपचाप अपना मन बना चुका था। और इसी मीडिया भ्रम का एक और बहुत बड़ा हिस्सा था मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम मतदाता हैं जो किसी भी चुनाव का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। मीडिया और कई बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने उस वक्त एक कागजी थियरी गढ़ी थी। उनका मानना था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का नया गठबंधन मुस्लिम वोटों को बुरी तरह बांट देगा। अच्छा, वोट कटवा वाला लॉजिक। हाँ, उन्हें लगा कि जैसे बिहार के चुनावों में सीमांचल के इलाके में ओवैसी ने वोट काटे थे, वैसे ही बंगाल में भी ये वोट कटवा राजनीति हावी होगी और इसका सीधा नुकसान टीएमसी को होगा। लेकिन देखिए, स्टूडियो के एसी कमरों में बैठकर जो राजनीतिक गणित लगाया जाता है ना, जमीन की केमिस्ट्री उससे बहुत अलग होती है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? क्या ये वोट कटवा सिद्धांत जमीन पर जरा भी असर दिखा पाया? बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत इन कागजी सिद्धांतों से बहुत अलग और कहीं ज्यादा गंभीर थी। सीतलकुची में वोटिंग के दौरान हुई गोलीबारी की दुखद घटना और सबसे बढ़कर एनआरसी लागू होने के संभावित डर ने पूरे मुस्लिम समाज के मनोविज्ञान को बदल कर रख दिया था। उनके लिए ये चुनाव केवल अपना पसंदीदा विधायक चुनने का सामान्य चुनाव नहीं रह गया था, बल्कि ये उनके अस्तित्व और नागरिकता बचाने का सवाल बन गया था। उन्होंने साफ तौर पर देख लिया था कि कांग्रेस और वामपंथी दल तो कमजोर हो चुके हैं और वो बीजेपी को रोकने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। एकदम। और ऐसे माहौल में अगर वो ओवैसी या अब्बास सिद्दीकी को वोट देते तो इसका सीधा मतलब था वोटों का बंटवारा, जिसका सीधा और इकलौता फायदा तो बीजेपी को ही होता। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय ने एक अभूतपूर्व राजनीतिक समझदारी दिखाई। उन्होंने अपनी पारंपरिक पार्टियां लेफ्ट और कांग्रेस को पूरी तरह से छोड़ दिया और 100% एकजुट होकर टीएमसी के पक्ष में मतदान किया। क्या इसका कोई जमीनी उदाहरण है? बिल्कुल है। भानगढ़ जैसी विधानसभा सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां अब्बास सिद्दीकी का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता था और उस इलाके में करीब 80% मुस्लिम आबादी है। अच्छा। फिर भी वहां स्प्लिट वोट की थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई और टीएमसी ने जीत दर्ज की। ये एक ऐसा ध्रुवीकरण था जो बीजेपी के पक्ष में हुए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से कहीं ज्यादा मजबूत, एक तरफा और निर्णायक था। तो अंततः जब ईवीएम खुले तो राष्ट्रीय मीडिया के सारे एग्जिट पोल, स्टूडियो की सारी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गईं। टीएमसी ने न केवल अपनी सत्ता बचाई बल्कि अपने विरोधियों को पूरी तरह चौंकाते हुए 2019 के 43% वोट शेयर को बढ़ाकर करीब 48% कर लिया। ये एक जबरदस्त और ऐतिहासिक जीत थी। बिल्कुल थी। और अगर हम इन सभी विस्तृत स्रोतों, डेटा और जमीनी रिपोर्टों का सार निकालें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है। पश्चिम बंगाल की असली राजनीतिक लड़ाई केवल बड़ी बड़ी रैलियों की भीड़ जुटाने, हेलीकॉप्टरों की संख्या दिखाने या धार्मिक नारों से नहीं जीती जा सकती। तो फिर किस चीज से जीती जाती है? ये लड़ाई मूल रूप से 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है।
बंगाली पहचान और अस्मिता की रक्षा, जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं की सटीक और बिना भ्रष्टाचार वाली डिलीवरी, और निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर पार्टी कैडर का जबरदस्त प्रभुत्व और नियंत्रण। राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक फॉर्मूले काम करते हैं ना, जैसे किसी राज्य में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ना या केवल हिंदुत्व का नैरेटिव सेट करना, वो क्षेत्रीय राजनीति की इस जटिल और सांस्कृतिक रूप से अलग प्रयोगशाला में हमेशा फिट नहीं बैठते। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जो लोग जानकारी के बोझ तले दबे बना राजनीति को समझना चाहते हैं, उनके लिए स्पष्ट है कि बड़े बड़े टीवी स्टूडियोज में जो दावा किया जाता है, सच्चाई उससे कहीं अधिक जटिल और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी होती है। बिल्कुल, मतलब चुनाव इस बात पर नहीं लड़े जाते कि दिल्ली में कौन नेता क्या बयान दे रहा है, बल्कि चुनाव इस बात पर लड़े जाते हैं कि गांव की सड़क की हालत क्या है, संकट के समय में किसी महिला के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है या नहीं। लेकिन देखिए, राजनीति कभी एक जगह ठहरती नहीं है। हाँ, वो तो है। और अब जब हम अप्रैल 2026 के मुहाने पे खड़े हैं, तो एक बिल्कुल नई तरह की चुनौती और एक नई तरह की राजनीति हमारे सामने आकार ले रही है। आप उन 91 लाख मतदाताओं वाले विवाद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटने का जो नया प्रशासनिक विवाद सामने आया है, वो जमीनी स्तर पर एक नया भूचाल ला सकता है। और उससे भी बड़ी बात, हुमायूं कबीर का वो AI जेनरेटेड डीप फेक वीडियो, जिसने राजनीति में तकनीक और प्रोपेगेंडा के दखल को एक बहुत ही खतरनाक और अभूतपूर्व स्तर पर ला दिया है। और यही वो बिंदु है जहां हमारे सुनने वालों के लिए एक नया और गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा उस क्रिकेट मैच वाले मैदान को फिर से याद कीजिए जिससे हमने शुरुआत की थी। 2021 में तो वो मैच द्वारे सरकार और बंगाली अस्मिता की जमीनी पिच पर जीता गया था। लेकिन 2026 के इस तेज डिजिटल और AI के दौर में, जहां एक 30 सेकंड का डीप फेक वीडियो रातों रात पूरे राज्य का नैरेटिव बदल सकता है, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर स्मार्टफोन की स्क्रीन पर मिट चुकी है। बिल्कुल। तो ऐसे दौर में क्या भविष्य के चुनाव अभी भी सिर्फ जमीनी योजनाओं और दरवाजे तक पहुंचने वाली सरकार से ही जीते जाएंगे, या फिर आने वाले समय में सत्ता की चाबी उस पार्टी के हाथ में होगी जो स्मार्टफोन की 6 इंच की स्क्रीन पर सबसे बेहतरीन, सबसे सम्मोहक और शायद सबसे भ्रामक नैरेटिव गढ़ने में कामयाब होगी? ये सोचने वाली बात है। जमीन की सच्चाई और स्क्रीन का नैरेटिव, ये टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसका सबसे दिलचस्प दौर तो अब शुरू हो रहा है। सोचिए।